नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में हम लूसेंट जीके बुक का 14वां पेज क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त ने, बी चंद्रगुप्त ने, सी कुमारगुप्त ने, डी श्रीगुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। याद रखना आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? ऑप्शन ए सौराष्ट्र का, बी उज्जैन का, सी मथुरा का, डी राजगृह का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सौराष्ट्र का। स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया और स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी करवाया। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? गिरनार पर्वत पर। इसका पुनरुद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। और स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। हुणों का आक्रमण कब शुरू हुआ अथवा हुणों ने आक्रमण कब किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन अंतिम गुप्त शासक था? ए कुमारगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी चंद्रगुप्त प्रथम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। याद रखना आपको, अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। और गुप्त वंश का संस्थापक भी यहीं पर याद कर लेना आपको, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को क्या कहा जाता था? ए भुक्ति, बी उपरिक, सी गोपना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। शासक को क्या कहा जाता था? गोपना, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। उपरिक कौन होते थे? भुक्ति के शासक। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गोपना। याद रखना आपने। और भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। ये पॉइंट भी आपको याद करना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? ए ज्येष्ठक, बी पेट, सी चाट एवं भाट, डी दंडपाशिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी दंडपाशिक। याद रखना आपको, पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था और पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। यह भी आपको याद रखना है। आपने अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ यह भी ध्यान में रखना है कि किस काल की बात कर रहा है अथवा किस वंश की बात कर रहा है, क्योंकि इसी प्रकार कुछ अधिकारियों के नाम मौर्य वंश में भी दिए गए हैं। तो उनमें और इनमें अंतर करके आपको याद करना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? ए सील, बी अपृहत, सी वास्तु, डी क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सील। आपको याद रखना है, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सील कहा जाता था। अब नजर डाल लेते हैं इसके अन्य ऑप्शंस पर। जैसे अपृहत ऑप्शन बी दिया गया है। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे कहते थे अपृहत। ऑप्शन सी वास्तु दिया गया है। वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहते थे, नाम से ही पता लग रहा है। क्षेत्र, क्षेत्र कहते थे कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। और एक चरागाह भूमि होती थी। चरागाह जैसे नाम से ही पता लग रहा है, पशुओं के चारा योग्य भूमि। आप वीडियो के साथ साथ बुक का वो पेज भी रिवाइज करते चलिए जो वीडियो में कराया जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्तकालीन प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है? ए तिगवा, बी देवगढ़, सी भूमरा, डी नैना कुठार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भूमरा। बुमरा नहीं दोस्तों, भूमरा। याद रखना आपने। गुप्तकालीन प्रसिद्ध शिव मंदिर भूमरा में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अन्य कुछ गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर हैं जैसे विष्णु मंदिर जो तिगवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में पड़ता है, 10 अवतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, शिव मंदिर खोहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसी प्रकार भीतर गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव कानपुर में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है।
और यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ईंटों द्वारा निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है, तो भीतरगांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पहली बार किसी के सती होने का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? ए कौशाम्बी अभिलेख, बी मास्की अभिलेख, सी जूनागढ़ अभिलेख, डी एरन अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एरन अभिलेख, आपको याद रखना है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में अथवा 510 एडी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। याद रखना आपने, कौन से अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख से, जो किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। और कब का है? तो 510 ईस्वी का, 510 एडी का, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ए गणिका, बी कुटनी, सी गोपना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गणिका, आपको याद रखना है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कौन सा है? ए भीतरगांव मंदिर, बी विष्णु मंदिर, सी शिव मंदिर, डी दशावतार मंदिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी दशावतार मंदिर, याद रखना आपको। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। विष्णु भगवान का वाहन क्या है? तो गरुड़। जो गरुड़ थे वो गुप्तों के राजचिन्ह थे, अथवा राजकीय कामकाज से संबंधित जो भी वस्तुएं थी उन पर गरुड़ का राजचिन्ह अंकित था, ये आपको याद रखना है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल कितनी गुफाएं शेष हैं? ए 10, बी 14, सी 6, डी 2। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। तो इस पॉइंट के अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6। वर्तमान में केवल 6 ही गुफा शेष हैं, ये आपको याद रखना है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं थी? 29 गुफाएं। और गुफा नंबर 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है, ये भी आपको याद रखना है। किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है? तो गुफा नंबर 16 में। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, गुफा संख्या 17 की चित्रशाला किसके जन्म से संबंधित है? ए बुद्ध, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी अशोक। एक बार इस पॉइंट पर नजर डालिए। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो इस पॉइंट के अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बुद्ध, याद रखना है आपको। गुफा संख्या 17 की चित्रशाला किसके जन्म से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध के, याद रखना आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? ए चरक, बी सुश्रुत, सी च्यवन, डी धन्वंतरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी धन्वंतरी, याद रखना आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी था, ये भी आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार परीक्षाओं में यहाँ से पूछा जाता है। धन्वंतरी किस दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो धन्वंतरी। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा कौन सी थी? ए पाली, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत, याद रखना आपको। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ए निष्क, बी रुपया का, सी शतमान, डी आहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रुपया का। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस समय में हुआ था? ए गुप्त काल में, बी मौर्य साम्राज्य में,
सी महाजनपद काल में, डी ऋग्वैदिक काल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्त काल में। ये आपको याद रखना है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। ये भी आपको याद रखना है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास कब हुआ? तो गुप्त काल में। क्लियर है? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, किस कारक से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आंसर होगा गुप्त काल को। अब यहाँ पर यह पूछा गया किस कारण से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए भौगोलिक उपलब्धियों के कारण, बी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, सी सैन्य शक्तियों के कारण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये याद रखना है आपने। ऐसे भी याद रख सकते हैं कालिदास जो प्रसिद्ध कवि हैं भारतीय इतिहास के, वो भी गुप्त काल में थे। धन्वंतरी जी जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो भी गुप्त काल से संबंधित है। और संस्कृत की रचना पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है वो भी गुप्त काल से संबंधित है। और सर्वाधिक मंदिर जो बनाए गए हैं वो भी गुप्त काल में ही बनाए गए हैं। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर किस झील का निर्माण करवाया था? आंसर है सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। कहाँ करवाया था? गिरनार पर्वत पर। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसने आक्रमण करना शुरू किया था? आंसर है हुणों ने। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? आंसर है चाट एवं भाट। और पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त काल में ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? आंसर है ग्रामिक। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? आंसर पेट। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग हुआ करता था? आंसर है 1/4 भाग से 1/6 भाग। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। याद रखना आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल में जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त काल में सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है रहट या घंटी यंत्र। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग गुप्त काल में होता था। क्वेश्चन नंबर 26, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? आंसर है उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 27, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? आंसर है दिनार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना आपको। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? दिनार। क्वेश्चन नंबर 28, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? आंसर है याज्ञवल्क्य स्मृति में। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का वर्णन किस में मिलता है? ओशनम स्मृति में। और कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? आंसर है वैष्णव धर्म के। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 30, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? आंसर है महायान शाखा से। अजंता की गुफाएं जो संबंधित है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और किस शाखा से? महायान शाखा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? आंसर है कालिदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि थे कालिदास। क्वेश्चन नंबर 32, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आंसर है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पुस्तक पंचतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 33, आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ लिखे? आंसर है आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? आंसर वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि। चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान थे वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, अन्य। क्वेश्चन नंबर 35, शूद्रक का लिखा मृच्छकटिकम किस काल से संबंधित है? आंसर है गुप्त काल से। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखित है? तो शूद्रक के द्वारा। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन आसानी से याद हो गए होंगे। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण बात बताई गई है। और दोस्तों एक बात जरूर जान लें कि जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं या जो लुसेंट जीके बुक का पेज वीडियो में कवर किया गया है, उस पेज के सभी पॉइंट याद करने के लिए पहले या तो आप वीडियो देख लें या बुक का वो पेज पढ़ ले जो वीडियो में कराया जा रहा है। यदि आप लुसेंट बुक पढ़ चुके हैं तो आप सिर्फ वीडियो देखकर भी सभी क्वेश्चंस के आंसर याद रख सकते हैं। यदि आप लुसेंट जीके बुक शुरू कर रहे हैं तो आप पहले वह पेज पढ़ें जिसके वीडियो में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और फिर वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आपको जल्दी याद होगा। वीडियो में सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं और जहां से अगले आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इस प्रकार अगर आप याद करेंगे तो आप अपने आप को अन्य स्टूडेंट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जीके आती है, जीके के मामले में आप अपने आप को उनसे अलग पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।